यस बेटा, कल जो कुछ भी डिस्कस हुआ उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है? नो। चलिए, तो आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से। और कल जो बात हुई थी, एक मेथड हम लोगों का डिस्कस हो गया था, दैट वाज द कार्ल पियर्सन मेथड इन द कोरिलेशन। और से बोला था कि रैंक कोरिलेशन मेथड, ये आप लोग देख के आएंगे थोड़ा सा, और बेसिकली वो केसेस जहाँ पर रैंक रिपीट हो रही है। तो नाउ what you have to say regarding this rank correlation method? गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। क्या कहना चाहते हैं आप लोग रैंकिंग कोरिलेशन मेथड से रिलेटेड? ये पूछना तो बनता है यार, क्योंकि मैंने कल भूला था इसको, आप लोग देखेंगे। जल्दी जल्दी करो यार, समय जो है वो हम लोग का अच्छे से यूज हो जाए। यस। अरे कुछ भी यार, डिस्कशन एटलीस्ट स्टार्ट हो, और आपके एंड से स्टार्ट हो, ये मंशा है केवल। सही गलत कुछ नहीं हो रहा है, इसको कुछ नंबर नहीं हो रहे हैं कहीं। ठीक। हाँ बोलिए शिवम जी। यार कोई जन बोलोगे? ऐसा मत करो, बच्चे चुप नहीं रह सकते, मुझे पता है। जहाँ कहा जाएगा भैया बोलना नहीं, शांत रहना, वहाँ आप लोग शांत नहीं होंगे। जहाँ कहा जाएगा भाई बोलो, तो वहाँ बोलोगे नहीं, तो ये तो गलत बात है। चलो जल्दी से बताओ मुझे, रैंक और रिलेशन कितने लोगों ने देखा घर पर? मुझे उम्मीद है काफी लोगों ने देखा तो जरूर होगा, बताने में भरे सर मारे हो। कितने लोगों ने देखा? यस सर। देखा है, ओके। और भी कई सारे लोगों ने देखा होगा, तो कुछ याद आया इसको देख के पिछले का? पीछे से आप लोगों का पढ़ा हुआ भी जरूर होगा, आई थिंक। रिवाइज्ड हो गया। ठीक। Sir, a rank correlation coefficient measure the degree of similar different to ranking. हाँ बेटा, वो तो सारी बातें हैं जो आपको अगर लिखने के लिए आएगा तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद क्या होना चाहिए? बेसिकली उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, और एक आध बात किसी इलिस्ट्रेशन को देखकर या एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन को लगा भी लीजिए आप, इनकेस अगर धोखे से आ जाए तो आप कर पाए। ठीक। इन सबके क्वेश्चन एक एक लगा जरूर लीजिएगा। कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, रिग्रेशन, मतलब मैथमेटिकल सॉल्विंग। इसीलिए मैंने 3 दिन आपके लिए इसके लिए छोड़े हैं, जबकि मेरे ये टारगेट में नहीं था। मैं बार बार बोल रहा था कि मैं सीधे उस पर जाना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ मुझे उसमें कुछ दिक्कतें आपके साथ दिखाई दी, मीन से ही रिलेटेड, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो यार मोड और इसकी भी चर्चा कर लेनी चाहिए। तो दिस इज अ मेथड टू कैलकुलेट द कोरिलेशन। इतनी सी बात है केवल, और इसमें रैंक को प्रेफरेंस देते हैं, मीन्स जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी रैंकिंग कर देते हैं हम लोग। ठीक है, जो सबसे ज्यादा है उसको टॉप रैंक, इस तरीके से रैंक दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये एक नई बात हुई। अभी तक आप किस पे काम कर रहे थे केवल? जितनी भी आपने देखी थी स्टेट, उसमें आप ऑब्जर्वेशन पर इटसेल्फ काम कर रहे थे। कहीं उसका मीन निकाल रहे थे, कहीं उसका डिविएशन निकाल रहे थे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे थे। यहाँ पर आपने रैंक, हमारी ऑब्जर्वेशन में क्या वैल्यू है इसको ध्यान ही नहीं दिया, बट वैल्यू के अकॉर्डेंस में उसको रैंक प्रोवाइड कर दी। ठीक। अब जो ये रैंक आपने प्रोवाइड कर दी, तो अगर आपके पास दो वेरिएबल्स आ गए हैं, तो इन रैंक में फिर डिफरेंस होगा। ठीक है, इन रैंक का जो डिफरेंस है, ये अब आपको लेना है। इन रैंक के डिफरेंस को आप लीजिए। ठीक। और ये रैंक का डिफरेंस आपके लिए काम का है, और कैपिटल एन आपका काम का है इसके लिए, और कैपिटल एन मतलब द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द पेयर। फॉर्मूला क्या है बेसिकली आपका? यस, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? 1 - 6 σ d² अपॉन n³ - n। हाँ, ये तो कल लिखाया था मैंने। तो ये तो फार्मूला आप नॉर्मल केसेस में अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन केसेस अगर आपकी रैंक मैच कर जाती है, मतलब आपके ऑब्जर्वेशन में 2 3 ऐसे पॉइंट आ जाते हैं कि जो आपको क्या करना है, कि उनकी सेम रैंक आ रही है, मतलब कुछ नंबर्स
ऑब्जर्वेशंस में हम लोग ले लेते हैं जैसे 10, 12, 15, 16, 18, 20, तब आप इनकी रैंकिंग कर दोगे। मैं मान लेता हूँ कि जो 16 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो गया, अब इसको कौन सी रैंक देंगे आप? अगर हम लोग 20 से चल रहे हैं तो 20 पहली रैंक, 18 दूसरी रैंक, 16 थर्ड रैंक। अब 16, 16, 16 3 बार आ गया। सर इसको अब ऐड करके तीन तीन से डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो इसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 16 को आपने 3 से डिवाइड करा तो कितना आया? क्या चीज़ सर डिवाइड करनी है भैया? सर जो वैल्यू है, जैसे 16 तीन बार आया तो 16 को ही ऐड करके 16 3 जा 48, तो 48 डिवाइडेड बाय 3 जो वैल्यू आएगी वो तीनों में सेम आ जाएगी। अच्छा, तो 16 डिवाइडेड बाई 3 कितनी आएगी? यही बता रहे हैं ना आप? 5 जैसे सर 5 रैंक 4 यस। सर 4 अब यस, अब तो सही सर जवाब आ तो रहा है कि ये जो तो रैंक सर का 4 यस 4 यस अब आएगी सर रैंक। यस, ये जो अब वैभव की बात आ रही है ये सही है बेटा। हम किस पे काम कर रहे थे? हमें तो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू से तो कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो रैंक पे सर काम कर रहे 3 हैं। 4 5 यस 3 यस, 4 5 को ऐड कर देंगे ठीक तो। बेटा ठीक। तो अब आपका जो 16 है थर्ड प्लेस और फोर्थ और 5 तीनों प्लेसेस पे आ रहा है, क्योंकि आप लिखेंगे तो उसी ऑर्डर में ना कि 20, 20 के बाद 18, फिर 16, 16, 16, फिर 15 और 12, 13 वट जो भी नीचे आ रहे हो। केवल एग्जाम्पल के लिए मैंने 16 बोला। अगर 16 3 बार रिपीट हो रहा है तो वो 3 प्लेस को ले रहा है और हमारे लिए रैंकिंग से मतलब है केवल। तो अब उसकी रैंकिंग में थर्ड प्लेस भी ऑक्यूपाई करी उसने, फोर्थ प्लेस भी ऑक्यूपाई करी और फिफ्थ प्लेस भी ऑक्यूपाई करी। जब इन तीनों प्लेसेस को ऑक्यूपाई किया तो शिवम हमको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा और इसको डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा। तो सर ठीक? वैल्यू तो सर सेम ही रखेंगे ना तीनों में। अरे नहीं बेटा, इसमें रैंक को ही डिवाइड करना है, वैल्यू 16 से कोई लेना देना नहीं है। ओके ओके सर। ठीक, ओके ये रैंक का कोरिलेशन इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि ये आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज को तो टच ही नहीं कर रहा है कहीं, ये तो सिर्फ रैंक को टच कर रहा है। आप देखो ना उसमें, तो जो ये अब आपके लिए क्या बन जाएगा? 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 3, तो 4 ही आ जाएगा। रैंक 4 आप दोगे उनको, 16 को रैंक 4, 16 को रैंक 4, 4, 4, तीनों जगह 4, 4, 4 लिखोगे। लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? ये जो रैंकिंग का जो सीरियल है इसको खराब नहीं करेंगे। मतलब अगर हमने 20 को फर्स्ट दे दिया, 18 को सेकंड दे दिया और 16 ने 3 प्लेस ऑक्यूपाई कर ली, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्लेस ऑक्यूपाई कर ली है उसने, तो अब जो उसके बाद की रैंक मिलेगी वो सिक्स्थ मिलेगी। याद आ गया सर, याद आ गया। ठीक, वो यस सर। सिक्स्थ मिलेगी, ये ध्यान रखने की बात है। यहीं पे छोटी छोटी गलती हो जाती है, इसीलिए रिवीजन की जरूरत है और कुछ नहीं है। वो फिर सिक्स्थ और फिर आगे आप बढ़ते चले जाओगे। फिर तो आपको फार्मूला अप्लाई करना है कि दूसरी में डी का उनके ये अब इन रैंक के बीच का डिफरेंस ले लेना है आपको, दूसरे के साथ में करना। मतलब ऑब्जर्वेशन से कोई लेना देना ही नहीं है कि ऑब्जर्वेशन की क्या वैल्यू है। तो आपका जो डी स्क्वायर है वो रैंक का डिफरेंस है, लिख लीजिए कहीं पर। डी स्क्वायर जो आपको ढूंढना है, मीन्स पहले तो डी ढूंढना है फिर डी का स्क्वायर करना है। तो जो ये डी आप ढूंढेंगे वो रैंक टू रैंक का डिफरेंस है, एक रैंक से दूसरी रैंक के बीच की दूरी। दो तरीके के सेट, दो तरीके के ऑब्जर्वेशंस में, दो वेरिएबल्स में, तब ये फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे। कोरिलेशन तो दो वेरिएबल्स की ही बात करता है ना। ठीक, तो इसमें जो दो वेरिएबल्स हैं इनको रैंक के हिसाब से हम लोग सेट करेंगे और उनकी रैंकिंग के डिफरेंस को यहाँ पर कैपिटल डी बोला जाएगा। ठीक है, बार बार मैं जोर देके बोल रहा हूँ रैंकिंग के डिफरेंस को, और वो डी स्क्वायर की तरीके से काम करेगा एंड द नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, और ये फार्मूला आपका रन कर जाएगा। यहाँ तक बात हो गई हमारी आपकी। अगली बात यह है कि अगर ये रैंक रिपीट हो रही है, ये तो बात हो गई ना, रिपीट हो गई तो आप असाइन कौन से करोगे, ये बात हो गई। पर अब जो फार्मूला है यहाँ पर, अगर रैंक रिपीटेड हो रही है तो देन इट इज गोइंग टू बी चेंज्ड। ये अब आपके लिए बदल जाएगा, वो पुराना वाला नहीं रहेगा। अगर रैंक रिपीट हो रही है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? 6 लिखिए, बड़ा ब्रैकेट बना के, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम इन द ब्रैकेट। फिर उस बड़े ब्रैकेट को बंद कर दीजिए जो 6 के बाद ओपन हुआ था।
डिवाइडेड बाई n विद इन द ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। तो ये m क्या है? बाकी सारी चीजें तो आपकी समझी हुई हैं कि ये तो d स्क्वायर है, हाँ सर ये n है, ठीक, ये सारी चीजें तो आपकी समझी हुई हैं। नई चीज आपके लिए केवल आ गई है m। तो ये m क्या हो गया आपके लिए बेटा? m जो है वो वैल्यू है, वो रैंक आ जाएगी आपके लिए कि m क्या चीज होगी इसमें, कितनी m किसको माने हम? चलो आप ही लोग बताओ, आप लोग दिखाओ m किसको माने? The number of observations. And number of observations are the total number of observations which is capital N. Now what is M? ये जो नया फार्मूला बन रहा है for when the ranks are repeating, हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं कि अगर रैंक रिपीट हो रही है तो, अगर रैंक रिपीट हो रही है तो हमारा, हाँ बोलो भाई बोलो बेटा। मल्टीपल रैंक जो होती है उनको मान सकते हैं। हाँ तो मतलब किसको? हमारी मल्टीपल रैंक जो बार बार इसमें रिपीट हो रही थी वो थी 4, तो 4 को m मान लें। यस सर। ठीक से भैया अभी देखा नहीं। द टाइम ऑफ रिपीटेंस इज द m। कितनी बार वो रिपीट हुई है, लिखो अच्छे से। द टाइम ऑफ रिपीटेंस, अगर ये 16 3 बार आया है जैसा कि हम लोगों ने इस प्रॉब्लम में डिस्कस किया, तो आपका m बन जाएगा 3। समझते जा रहे हैं? अगर ये 16 2 बार आया होता तो आपका m बन जाता 2। अगर ये 16 4 बार आया होता तो आपका m बन जाता 4। समझ पा रहे हैं आप? अच्छे से ध्यान देके समझ लीजिए सारी बात। ठीक, m का आपके ऑब्जर्वेशन से कोई मतलब नहीं, m का आपका रैंक पोजीशन से कोई मतलब नहीं, m का मतलब किससे है? द नंबर ऑफ रिपीटेंस से। ठीक, ये बात है केवल। अब मैं बताता जा रहा हूँ केवल आपको, और आपको सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। अगला काम, अगर कोई ऐसे 2 ऑब्जर्वेशन है जो रिपीट हो रहे हैं, या ऐसे कोई 3 ऑब्जर्वेशन है जो रिपीट हो रहे हैं, तब क्या होगा? जैसे इसी को हम और आगे बढ़ा लें, बोले कि एक जो इसके बाद 13 आ रहा है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। 16 तो 3 बार रिपीट हुआ, 13 2 बार रिपीट हो रहा है। अब क्या करेंगे आप? आपको रैंक असाइन करना तो आ गया कि जैसे 4 को आपने असाइन कर दिया 3 बार, तो ऐसे ही जहाँ 13 होगा वो जिस रैंक पे आ रहा होगा वहाँ की जो रैंक्स हैं उन दोनों को जोड़ के आप उसका एवरेज ले लोगे और वो रैंक आप उसको असाइन कर दोगे। तो रैंक असाइन करने में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इन द कॉलम। बट अब इस फार्मूले का क्या होगा? ये जो फार्मूला आपका m क्यूब माइनस m वाला है, ये एक्सटेंड करेगा बेटा। ठीक, कैसे एक्सटेंड करेगा देखते जाइए। न्यूमरेटर में ही एक्सटेंड करेगा, और जहां तक आप ब्रैकेट को लेके गए हो m क्यूब माइनस m, इसके आगे एक प्लस का साइन लगाइए जल्दी से, और फिर 1/12, फिर m क्यूब माइनस m। बात समझ आ रही है? इफ एनी रैंक ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल इसमें कहीं छूना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ रैंक को रिलेशन में। इफ एनी रैंक इज रिपीटिंग then formula will be extended towards the 1/12 in the bracket m cube minus m in the numerator. ठीक, if such repeatance is more than 1 times, तो यही चीज 1/12 in the bracket m cube minus m also repeated as number of time as the rank is repeating. कुछ बात समझ आ रही है? कुछ बात आप लोगों को समझ आई? प्लीज, जितनी बार कोई रैंक रिपीट हो रही होगी, मतलब जैसे कोई रैंक, मैंने एग्जांपल डिस्कस किया ना कि 16 रिपीट हुआ, ठीक, फिर उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि इसी में 13 भी रिपीट हो गया, तो अब ये जो m क्यूब माइनस m है ये भी 2 बार आएगा फिर। ठीक है ना? और 16 के केस में आपका m बनेगा 3, लेकिन 13 के केस में आपका m बनेगा 2।
क्योंकि एग्जाम्पल में ये डिस्कस हो रहा है कि तेरा 2 बार रिपीट हुआ, एंड m इज द नंबर ऑफ रिपीटेंस। अब आपको पूछना चाहिए इस पे, मेरे हिसाब से तो जितनी बात है वो काफ़ी हद तक मैंने कर दी। इफ देयर इज एनी डाउट, अभी भी कुछ बचा हुआ है तो बताइए, या मैं दोबारा दोहरा दूं प्लीज। यस बेटा, समय का महत्व समझते चलिए, जल्दी से क्वेरी है तो सर पूछ लीजिए। हाँ सर जो 2 बार रिपीट हो रहे तो ऐड हो जाएंगे दोनों? ऐड हो जाएंगे मतलब? सर जैसे एम क्यू प्लस एम क्यू होगा सर। नहीं नहीं नहीं, जैसे आप इस 16, तरीके से, हाँ 16, हाँ 16 क्या? जैसे सर 16 3 बार हो रहा था तो हाँ 3 क्यू हो गया सर प्लस, और जब 13 2 बार हो रहा था तो सर वो 2 क्यू प्लस हो जाएंगे सर। अरे रे रे रे, ऐसे नहीं बेटा, पूरा फार्मूला लिखो। अगर 2 बार रिपीटेंस है तो कंफ्यूज हो रहे हो, जल्दी से लिखो। आपका जो बेस फार्मूला चल रहा था, ठीक है, क्या चल रहा था? 1 - 6 बिग ब्रैकेट ओपन, सारे लोग लिखो बिग ब्रैकेट ओपन, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 स्मॉल ब्रैकेट ओपन एम क्यूब, एम फॉर महाराष्ट्र, एम क्यूब माइनस एम स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर लिखिए इसी के आगे इसी फार्मूले को कंटिन्यू करिए, प्लस 1/12 स्मॉल ब्रैकेट ओपन एम क्यूब माइनस एम स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, नाउ बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर है डिवाइडेड बाई कैपिटल एन विद इन द ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला बनेगा अगर आपकी कोई रैंक 1 से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। 2 बार रिपीट हो रही है तो फिर ये, और 3 बार रिपीट हो रही है तो इसी 1/12 एम क्यूब माइनस एम को आप तीसरी बार जोड़ोगे। समझ आ रहा है? यस सर। ऐसे होगा Yes, बेटा। sir. ठीक, अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। इफ रैंक इज रिपीटिंग, नॉर्मल वाला तो मुझे पूरा विश्वास है कि हर एक ने एक आध बार पीछे की क्लासेस में जरूर लगाया होगा। दिक्कत रिपीटेंस के साथ ही आती है, और आप पीजी में हैं तो आपको पता जरूर होना चाहिए। ये एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप पक्के हो जाएंगे। और इस लेक्चर को ध्यान से सुन लीजिए, और जब ज़रूरत हो तो आप इसको दोबारा एक दफ़ा सुन लीजिए, एकदम पक्का हो जाएगा। दोबारा का भी तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको बस, कौन सा है वो अपना चैनल, यस IBM ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उस पे जाके उसकी प्लेलिस्ट पे जाइए और रिसर्च मेथोडोलॉजी पे मैंने सारे ये लेक्चर डाल दिए आपके, तो इनको कभी भी देख लीजिए आप। और जब आप लगाने बैठे तो एक 5-10 मिनट का जहाँ पे डिस्कस हुआ है वो जगह पे आप देख लीजिए, तो बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक, ऐसे रन करेगा। अगर ये 3 टाइम रिपीट हो जाए कोई बॉदरेंस नहीं है, इसी प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम को आप और बढ़ा दो जितनी बार रिपीट हो जाए। ठीक, 1 रिपीटेंस पे सिंगल टाइम 1/12 एम क्यूब माइनस एम, 2 बार अगर रिपीट कर रहा है कोई रैंक तो 2 बार। हाँ, ये एम को बहुत ध्यान रखिएगा, इसका ऑब्जर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी चीज से लेना देना नहीं है। एम ओनली रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम रिपीटिंग, कितनी बार। जैसे 16 अपना 3 बार आ गया था ना, 3rd 4th 5th रैंक में अपने जो हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, तो 3। 13 को मैंने बोला 2 बार आ गया तो 2, वहाँ पे एम की जगह 2 लिखना है। इसी एग्जाम्पल को हम और एक्सटेंड कर ले, आगे हम बोल दें कि जो 10 था वो भी 2 बार आ गया, तो फिर यही आगे बढ़ जाएगा प्लस 1/12 और फिर एम की जगह 2 आ जाएगा। ठीक, अच्छे स्टार में बोल्ड करके लिख लो, रैंक को रिलेशन में ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज का कुछ लेना देना होता नहीं है। ठीक, दैट इज व्हाई इट इज रैंक। अब कोई क्वेरी हो बेटा तो बताओ जल्दी से। यस एनी क्वेरी बेटा, कोई क्वेरी बच रही है? नो कर दो भाई तो आगे बढ़ जाएं, मुझे संशय में मत डालो। नो सर। नो सर। ओके चलिए, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग जल्दी से रिग्रेशन की बात कर लेते हैं।
बड़ी मजेदार बात ये होने वाली है। पहले एक छोटी सी कहानी क्या सच्चाई ही रिग्रेशन के विषय में आप बेहतर जान पाए उसके लिए, इसके बाद फिर इसकी प्रॉपर्टीज और एक आध फार्मूले, और इसके बाद मैं रिग्रेशन की बात आपसे करूंगा नहीं, इस सब की आगे दूसरी बात होगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन मैं आपको दूंगा एक करने के लिए, आजकल मैं डाल दूंगा आपकी मेल के ऊपर, ठीक है? रिग्रेशन, कोरिलेशन, इससे रिलेटेड, क्योंकि ये इस लेवल पर जब आप क्वेश्चन करने आओगे ना, तो आपको मीन भी अपने आप निकालना ही पड़ जाएगा, एसडी भी निकालना पड़ जाएगा, तो सारी चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगी। तो व्हाट इज दिस रिग्रेशन? कोरिलेशन हमको ये बता देता है कि किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध क्या है। यार हाँ, हम दो लोगों को साथ घूमते देख रहे हैं, ये दोनों बड़े अच्छे फ्रेंड है, ठीक है, ये कोरिलेशन है। फिर हम यार देखते हैं, जब देखो तब ये लोग हमेशा ही साथ दिखते हैं, मतलब परफेक्ट कोरिलेशन है या हाई डिग्री कोरिलेशन है, ठीक बात है, पता चल रहा है हमको। बट इफ वी वांट टू जस्ट वांट टू नो द इफेक्ट, अब ये जो दो प्राणी है इनके जो ये हमको कोरिलेशन पता चल गया, इसका इफेक्ट हम जानना चाहिए कि अगर एक को कुछ खराब बोला जाए तो दूसरे को कितना बुरा लगता है, ठीक? या बी को अगर कुछ खराब बोला जाए तो ए को कितना बुरा लगता है। यही हमारे लिए सबसे ज्यादा काम की चीज है, इजंट इट? तो जो कोरिलेशन है वो तो आपको एक आइडिया दे रहा है केवल, द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में ये रिलेशन है, साथ ही साथ किस डिग्री तक है, इतना ही तो आइडिया दे रहा है, बट इफेक्ट का आइडिया नहीं दे रहा है। भाई आप यही तो कह सकते हो कि इन दोनों को तो मैंने कभी साथ देखा ही नहीं, मतलब कोरिलेशन है ही नहीं। दूसरा बोल सकते हो कि यार ये जो आदमी बोलता है इसका ये उल्टा ही बोलता है, निगेटिव कोरिलेशन है। पर अब कितना कि अगर एक को कुछ कहा जाए क्या दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, ये जब जानने का प्रयास शुरू हो जाता है, दैट इज द रिग्रेशन। और कितना, किस पॉइंट पे कितना। और सबसे ज्यादा रिसर्च में, और खास तौर से आप लोग एमबीए में हो तो बिजनेस और मैनेजमेंट की, सोशल साइंसेस की रिसर्च में रिग्रेशन का बहुत ज्यादा यूज है। कारण हमें पॉइंट टू पॉइंट इफेक्ट और कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप का अंदाजा मिले तो ही हम बेहतर प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग कर सकते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट वर्सेस सेल और डिमांड वर्सेस सप्लाई, इस तरीके के अगर कोरिलेशन हैं और मुझे मिल रहे हैं हमारे डेटा के हिसाब से, तो अगर मुझे ये भी पता हो जाए कि व्हाट अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट is going to be expanded, then what amount of sale is to be increased, ये अंदाजा अगर लगने लग जाए, then it is very beneficial। तब तो हम बोले कि हाँ भाई, अगर हम एडवर्टीजमेंट पे इतने पैसे खर्च करने वाले हैं तो ऑन एन एवरेज इतनी सेल मेरी बढ़नी चाहिए, ये इफेक्ट पड़ता है। ये रिग्रेशन आपको बताएगा, कोरिलेशन नहीं बताएगा। कोरिलेशन रिश्ता बताएगा, ठीक? अब डिग्री ऑफ इफेक्ट कि एक का प्रभाव दूसरे पर कितना, ये भी दोनों बेटा अलग अलग बातें हैं। और बिल्कुल कॉमन एग्जांपल से आप समझ लीजिए, दो लोग बड़े अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन एक को खराब कहा जाए तो दूसरे को बुरा लगे, ये भी डिपेंड करता है हर एक के अलग अलग नेचर पे। हो सकता है ए को ये बात ज्यादा खराब लगे कि बी जो मेरा फ्रेंड है इसको आपने क्यों खराब बोला, और बी को हो सकता ना लगे, वो बोले नहीं यार इनको तो बोलने का राइट है, चलो इन्होंने बोल दिया, इट इज ओके, या ये तुम्ही को एडजस्ट करना चाहिए था। मतलब वेरिएबल के अपनी नेचर। तो अब आप किस चीज की स्टडी कर रहे हो? रिलेशनशिप आपको पता चल गई, द नेचर, ये जो वेरिएबल्स हैं इनके नेचर, और इनके नेचर पर ही डिपेंडेबिलिटी करती है आगे का एक दूसरे पर पड़ने वाले असर का। तो जब हम अब ये दो तरीके की डिपेंडेबिलिटी हो गई। अगर हमारे वेरिएबल्स ए और बी हैं तो ए को पड़ने वाला इफेक्ट बी पे कितना असर डाल रहा है, एक तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है। दूसरे बी को अगर हम कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उस पर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर कुछ देख रहे हैं या उस पर कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बी पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब दोनों तरफ से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल निकाले जा सकते हैं, ठीक? कंफ्यूज मत होइएगा कि हमेशा जो है वो एक ही वेरिएबल डिपेंडेंट होगा। हम सेल के अगेंस्ट में एडवर्टीजमेंट की डिपेंडेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट में सेल की भी डिपेंडेबिलिटी निकाल सकते हैं, कंसिडरिंग वन वेरिएबल एज इंडिपेंडेंट एंड अदर इज द इंडिपेंडेंट, ठीक? तो जिस पर हम प्रभाव का अध्ययन कर रहे होते हैं,
कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। वही तो निर्भर कर रहा है दूसरे के ऊपर। इस जगह पर ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। और जिसका अध्ययन नहीं कर रहे होते वो इंडिपेंडेंट है, उसकी वैल्यू को केवल हमने ले लिया। अब ये तो हो गई बेस समझाने की बात। दूसरी बात, यार ये होता क्या है, रिग्रेशन का मतलब मीनिंग क्या है? रिग्रेशन मीन्स टू रिटर्निंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, स्टेपिंग, रुके कोई कहीं पर, स्टॉपिंग अ बिट, रुके कोई कहीं पर, एंड गोइंग बैक टू द नॉर्मेलिटी इज द रिग्रेशन। अब ये बड़े कमाल की बात है। ये निकली कहां से है ये भी आपको पता होना चाहिए। हु इज द फाउंडर ऑफ दिस रिग्रेशन? फ्रांसिस गैल्टन। फ्रांसिस गैल्टन ने इसकी खोज की। और इन्होंने की कैसे? एक स्टडी के ऊपर। एक स्टडी की इन्होंने कुछ लोगों के ऊपर, और बेसिकली ग्रुप्स बनाए, और उसमें ये देखा कि जिनके जो बच्चे जिनके फादर्स की हाइट ज़्यादा है, उन बच्चों की हाइट कुछ ज़्यादा होती है, और जिनकी हाइट शॉर्टर है जिन फादर्स की, उनके बच्चों की हाइट शॉर्टर होती है। ग्रुप पे किया उन्होंने। तो ये तो कोरिलेशन दिख गया कि देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द फादर एंड द चिल्ड्रन, इनको डायरेक्टली। हाँ, इन्होंने एक चीज और नोट की कि जो लंबे लोग थे उनके जो बच्चे थे वो लंबे तो हो रहे थे कंपैरेटिवली, लेकिन उनमें टेंडेंसी ये भी पाई जा रही थी कि एवरेज वैल्यू उनकी जो नॉर्मल हाइट है उसकी ओर वापस झुकाव कर रही थी। बात समझ आ रही है आपको? कि अगर हम ये मान लेते कि एवरेज हाइट 5.25 फुट है इंडिया में, तो जो 6 फुट से ऊपर के फादर से उनके बच्चों की हाइट तो ये पाई गई कि कोई 6 का है, कोई 6.25 का है, कोई 6.25 का है, लेकिन एवरेज ये देखा गया कि उनकी जो टेंडेंसी थी वो अपने फादर की एवरेज हाइट से शॉर्ट थी। मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल जिस पे अध्ययन कर रहे हैं, ये करते क्या है, वेरिएबल्स अपनी नॉर्मेसी की ओर लौटने का भी प्रयास बीच बीच में करते हैं। ये इफेक्ट भी चलता है, इसी को बोलते हैं रिग्रेशन। कोरिलेशन तो ये ने आपको ये तो बता दिया कि हाँ, अगर फादर लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक ही साइड में जा रहा है। अगर फादर की हाइट शॉर्ट है तो बच्चे की भी हाइट शॉर्ट है। सॉरी, कोरिलेशन है और वो एक ही तरफ जा रहा है, ये तो पता चल रहा है। पर ये जो ट्रेंड है, इट इज रिटर्निंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब बीच बीच में वो नॉर्मल जो वैल्यूज हैं उनकी ओर वो वापस भी भागते हैं। यानी कुछ बच्चे थोड़े कम हाइट के होंगे लंबे वालों के, तभी तो आप कह सकते हो कि नॉर्मल की ओर वापस जा रहा है एवरेज। तो अगर ये नॉर्मल की ओर वापस जा रहा है देन इट इज रिग्रेटिंग, ये तो रिग्रेट कर रहा है, पीछे की ओर लौट रहा है। अगर पीछे की ओर लौट रहा है तो ये रिग्रेशन है। ये जो रिसर्च आई इसने बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन किए इन द फील्ड ऑफ द रिसर्च एंड इन द फील्ड ऑफ द बिजनेसेस ऑल्सो। तो बिजनेस में भी आप यही ट्रेंड देखेंगे कि अगर कोई सेल बढ़ रही है तो लगातार बढ़ती नहीं रहेगी, किसी किसी समय वो डाउन भी होगी। और आपकी जो साल की एवरेज सेल, एवरेज बेटा, व्हाट इज द एवरेज? एवरेज तो निकलता ही है ज्यादा और कम को मिला के। तो एवरेज की ओर चीजें लौटती हैं तभी तो कोई एवरेज होता है ना। एवरेज तो तभी बन पाता है कि अगर कोई हाई है और कोई बिल्कुल लो है, तो कुछ कम हाई है तो फिर कुछ ज्यादा लो से भी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तभी तो एक एवरेज आ पा रहा है। तो ये टेंडेंसी पाई जाती है कि इन द कोरिलेशन अगर आपको डिग्री दिखती है, लेकिन फिर भी कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे होते हैं जो ये ट्रेंड शो करते हैं कि हमारी जो टेंडेंसी ऑफ वेरिएबल इज टू रिटर्निंग बैक टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये ही टेंडेंसी का अध्ययन आपके लिए रिग्रेशन होता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ आती चली जा रही है। किस रिसर्च से निकल के आया? फ्रांसिस गॉल्टन की रिसर्च से निकल के आया, जो इन्होंने रिसर्च की थी। अब फर्दर आपसे जो बात है वो ये करनी कि ये जो रिसर्च रिग्रेशन है, अब इसको हम जाने कैसे। तो ये पॉइंट टू पॉइंट आपको, अगर आप वेरिएबल y का वेरिएबल x के ऊपर रिसर्च कर रहे हो डिपेंडेबिलिटी, तो ये आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देगा कि अगर इस पॉइंट पर जाकर हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, वही एडवर्टीजमेंट वर्सेस सेल। तो एक पॉइंट हम पिक कर लें कि इस पॉइंट पर अगर हम इतना एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस हमारी सेल क्या जानी चाहिए। क्योंकि जो वो नॉर्मल लाइन आपकी कोरिलेशन वाली थी
इनसे हट के अब आपने रिग्रेशन लाइन बना लिया, मतलब लौटने वाले बिंदुओं को भी एडजस्ट किया है। आप अगर कुछ पॉइंट मान लीजिए, कोई पॉइंट एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ आ जाता है सेल्स का, फिर तीसरा यहाँ पर आ जाता है थोड़ा, फिर चौथा और ऊपर चला जाता है, तो अब आपकी लाइन बेटा कैसे बनेगी? कुछ ऐसे बनेगी। पेपर पे बनाते भी जाइएगा, साथ में मेरी उंगली देख के बाद में गायब हो जाएगी, ठीक ना? मान लो ऐसे और ऐसे, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ऐसे बनी ना, तो कुछ जिगजैग बना रही है, कहीं पे कुछ लीनियर हो सकती है, इस तरीके की आपकी लाइन क्रिएट होगी। तब आपको रिग्रेशन में क्या करना चाहिए? बेस्ट टू फिट लाइन एक डालनी पड़ेगी आपको, जो लीनियर टेंडेंसी की हो, लेकिन बेस्ट टू द फिट। बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं रिग्रेशन लाइन को, लिख सकते हैं आप कहीं पर भी, बेस्ट फिटेड लाइन। मतलब ये जो वेरिएबल जो थोड़ा आप देख रहे हो ऊपर नीचे हो रहा है, हाई है और कहीं नॉर्मल पे गया, तो इसकी बेस्ट फिट लाइन डालो। मतलब एक ऐसी लाइन डालो जो आप कह सको कि लगभग हर पॉइंट के पास से या मिलती जुलती जा रही है, कहीं से थोड़ी दूर हो, कहीं से थोड़ी पास हो, ऑन एन एवरेज आपके लिए अब एक जैसी हो जाए। अब ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। अब वेरिएबल में तो मैंने इतनी बड़ी बड़ी दूरी दिखा दी आपको, हो सकता है इतनी बड़ी भी दूरी ना हो, बड़ी छोटी छोटी दूरी हो, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? उसके बीच से बेस्ट फिट लाइन डालनी पड़ेगी। तभी तो आप बोलेंगे कि हाँ, जो ये स्टेपिंग बैक हुई, इसका भी एवरेज हमने ले लिया है और तब ये मेरी लाइन बनी हुई है। तब तो आप कह सकते हो कि ऑन एन एवरी पॉइंट जो परिवर्तन हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आ रहा है, उसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देख सकते हैं। तो पहले तो आपको बेस्ट फिट लाइन डालनी है, और ये जो बेस्ट फिट लाइन पड़ेगी, ये पड़ेगी लीस्ट स्क्वायर मेथड से। लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक? लीस्ट स्क्वायर मेथड से आपने बेस्ट फिट लाइन डाल दी, या ग्राफ के हिसाब से आप डाल लो, आपको अंदाजा लगा लो हाँ यार ये ऐसे सही जा रही है। वो तब हो पाएगा जब बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। हंसी बेटा थोड़ी आ जा रही है, तो उसके लिए सॉरी। तो आप जो है ये बेस्ट फिट लाइन आपने डाल ली, तो अब आपके पास दो रिग्रेशन लाइन हो गई, ठीक है? एक वेरिएबल एक्स की, एक वेरिएबल वाई की। क्योंकि इनके बीच में को रिलेशन है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक दूसरे को काटेंगी, ठीक? ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। अगर ये काटती नहीं है, बिल्कुल मिलती हुई चली जाती हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो को रिलेशन है वो बहुत परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, ठीक? वरना ये एक दूसरे को कट करेगी, और जहाँ कट करेंगी आगे आपके लिए काम आ जाएगा कि कट करने वाले पॉइंट को क्या माना जाए, और आगे जो डिफरेंसेस हैं दो लाइन के बीच में, इनको क्या माना जाए। यस, ये दो बातें हो गई हमारी आपकी, ठीक है? सुनते रहिएगा बहुत ध्यान से। तो यहाँ तक की बात हो गई। अब इसको डिनोट कैसे करा जाता है? अगर हम y का x पर देख रहे हैं तो बी वाई एक्स, ये बन जाएगा आपके लिए रिग्रेशन का, ठीक है? और अगर x का y पे देख रहे हैं तो बी एक्स वाई बन जाएगा रिग्रेशन का। और रिग्रेशन का डिनोशन कैसे होगा रिग्रेशन कोफिशिएंट का? यस, रिग्रेशन कुछ देखा है भैया? रिग्रेशन कुछ देखा है यार? देखते आओ तब तो मजा आएगी। रिवाइज नहीं कर पाए। यस बेटा, सर अभी रिवाइज नहीं हुआ है दोबारा। अरे बेटा कब, समय बहुत ज्यादा है नहीं हम लोगों के पास। मैं बार बार बोल के आ रहा हूँ कि इनको तीनों को तो आपको देख ही लेना चाहिए। चलिए, तो कमाल है हो इसमें, बट दिक्कत कोई नहीं है, मैं तो अपना बात बोल के और लेक्चर बोल के ख़त्म कर दूंगा। तो जो एक्सेप्टेबिलिटी है आपकी कि कितना आप इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो, इसमें फ़र्क आ जाता है कि अगर आपके पास कुछ बैकग्राउंड तैयारी नहीं है तो, ठीक है ना? तो उसमें कई सारी बातें आपको नई नई लगने लग जाती हैं, और हर नई बात की ओर आपका जो दिमाग है वो दौड़ता है, और कई सारी नई बातें हो जाती हैं, तो फिर वो बाद में कंफ्यूज होने लग जाता है, ठीक? और इन डिस्कशंस में एक चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट भी करती चलती हैं,
तो अगर कहीं पे क्लैरिटी नहीं हुई तो आगे की चीज़ में भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। दैट इज़ वाई थोड़ा सा बैक हैंड प्रिपरेशन ज़रूरी होता है बेटा। चलिए, तो जल्दी से अब इस बात को और आगे बढ़ा लेते हैं, हल्की हल्की फिर बात करते हैं आपसे कि डिफरेंस क्या होगा क्या कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में। एक केवल जो है वो आपके रिलेशनशिप को बताएगा और एक क्लियरली कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को बता देगा। ठीक, चलो, तब टाइप ऑफ को रिग्रेशन कितने हो सकते हैं? एक सिंपल, एक मल्टीपल। जैसे आपके कोरिलेशन सिंपल और मल्टीपल थे, वैसे रिग्रेशन भी सिंपल और मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि रिग्रेशन इज द फर्दर स्टेपिंग टुवर्ड्स द मैथमेटिक्स और द स्टार्ट्स और द रिसर्च अहेड फ्रॉम कोरिलेशन। कोरिलेशन पहले देख के जान लीजिए, अगर है तो रिग्रेशन अप्लाई करना है, वरना नहीं करना है। ठीक, जब कोई कोरिलेशन ही नहीं है तो रिग्रेशन से क्या मतलब? ठीक, तब रिग्रेशन वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि हम तो काम इस पे करना है कि एक पे अगर असर डाला जाए तो दूसरे पे कितना पड़ेगा। वो बोलता है दोनों में आपस में कोई संबंध ही नहीं है, तो यार जिसको हम जानते नहीं है उसको कोई बुरा बोले पीटे हमसे क्या मतलब? बात समझ आ रही है ना सिंपल टर्म्स में? तो इफ देयर इज कोरिलेशन देन रिग्रेशन वर्क्स, तभी आगे की ये स्टडी है, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो दो रिग्रेशन लाइन आपको बनानी पड़ेंगी और ये बनेंगी बेस्ट फिटेड लाइन से। ठीक, और दोनों रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी। ठीक, यहाँ तक की बात हमारी आपकी हो चुकी है। आगे देख लीजिए, निकालोगे कैसे आप द कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन? देखो फटाफट, द कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इज इक्वल टू r अपॉन sigma y upon sigma x if we are studying the effect of y on x. ठीक, अगर हम डिपेंडेंट y का के ऊपर इफेक्ट को देख रहे हैं, देन सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। हियर सिग्मा जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज फॉर द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। ठीक, ये तो हो गई आपके लिए बी वाई एक्स। ठीक है, अब अगर हमको x का y पे देखना है तो इसी को आप पलट दीजिए, r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। इससे रिग्रेशन के कोएफिशिएंट आपको मिलेंगे। ठीक है, इससे रिग्रेशन के कोएफिशिएंट आपको मिलेंगे। यहाँ तक की हमारी आपकी बात हो गई। और इसके बाद जो दोनों रिग्रेशन के कोएफिशिएंट हैं, अगर इनका आप अरिथमेटिक मीन लोगे, ये किसके हिसाब से इंपॉर्टेंट बात है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आते हैं आपके, तो अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का आप अरिथमेटिक मीन लोगे तो दैट वुड बी इक्वल और ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कम नहीं हो सकता है, ध्यान दे दीजिए। कम हुआ है तो इसका मतलब कैलकुलेशन में आपके कहीं गलती हुई है, चाहे कोरिलेशन में हुई हो चाहे रिग्रेशन में हुई हो। बात समझ आ रही है? कोएफिशिएंट जो आपने निकाले, कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, इन दोनों को जोड़िए और डिवाइड बाई 2, अरिथमेटिक मीन ले लीजिए इसका। तो वो ऑलवेज कहाँ पर होगा? आइदर इक्वल टू r और ग्रेटर देन r, लेस नहीं होगा किसी कीमत पे। ठीक है, अगर कहीं धोखे से आपके जो सिग्मा हैं वो कोरिलेशन के इक्वल आ रहे हैं, मतलब डिविएशन सम स्क्वायर जो आपका है वो उसका स्क्वायर रूट इक्वल आ रहा है दोनों वेरिएबल्स का, x और y का, तो क्या होगा? जो ये आपके निकल के आ रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, ये भी इक्वल होंगे। और ये किसके इक्वल होंगे? r के।
क्योंकि आपके फार्मूले में है तो यही कि आप तो एक के सिग्मा को दूसरे के सिग्मा से डिवाइड करा रहे हो। मतलब अब इसको थोड़ा समझते हैं इस फार्मूले को पीजी की तरीके से। एक वेरिएबल का डिविएशन को आप डिवाइड कर रहे हो दूसरे वेरिएबल के डिविएशन से ऑन द पॉइंट गिवन। भाई हर एक के मीन है, हर एक के डिविएशन को आप डिवाइड कर रहे हो, मतलब कौन अपने मीन से कितना दूर भाग गया, यही तो डिविएशन होता है। तो जब दोनों के डिविएशन की आपने मैचिंग करा दी, तो नाउ यू कैन से ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट और ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन वी हैव स्टडीड द डिविएशन ऑफ द वेरिएबल्स। और इस रिलेशन को हमने स्टडी कर लिया है कि ये अपनी जो औसत वैल्यू है इससे कितना दूर भाग रहे हैं, एक दूसरे के अनुपात में कितना भाग रहा है, और दूसरा पहले के अनुपात में डिविएशन के रिलेशन में कितना दूर भाग रहा है। अगर एवरेज वैल्यू से मुझे ये भागने की प्रवृत्ति का अध्ययन मिल जाए तो मैं किसी भी ऑब्जर्वेशन या पॉइंट पे ये बता सकता हूँ कि अगर 100 रुपये एडवर्टीजमेंट पे लगाने पर ऑन एवरेज 150 की बिक्री होनी चाहिए, लेकिन 100 रुपये वाले पॉइंट के ऊपर जो डिविएशन है वो यार कुछ 0.2 आ रहा है। तो इस डिविएशन का भी जब हमने वहां पर मैचिंग करा दी अपनी लाइन में, अपने फार्मूले में, तो मुझे एग्जैक्टली पता लगना चल जाएगा कि अब हम 100 से 150 तक जो जा रहे हैं इसमें कितना डिविएशन आ सकता है, 20 रुपए का। समझ रहे हैं ना, प्लस माइनस। इस फार्मूले को दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसने किया क्या है, बाकी चीजें तो कोरिलेशन है, ठीक है, उससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई बात नहीं, वो तो मल्टीप्लाई करना भी चाहिए दो के बीच का कोफिशिएंट कि हमारे बीच में एक रिश्ता कितना है। फिर इस रिश्ते में डिविएशन कितना है, मतलब कि इसको कितना बुरा लग रहा है, यही तो डिविएशन है। इसका भी आपने अध्ययन कर लिया कि यार y का x के साथ ये डिविएशन है, और डिविएशन के लिए आप किसको इस्तेमाल करते हो, स्टैंडर्ड डिविएशन को। तो आपको वो अनुपात भी पता चल गया कि इस पॉइंट पर इन दोनों के डिविएशन के बीच में क्या रिलेशन है। तो जैसे ही ये आपको पता चला तो नाउ यू कैन प्रिडिक्ट मोर इजिली बाय, तब आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाओगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर इतनी अमाउंट में डाली जाए तो उसका रिफ्लेक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल पर कितना दिखाई देगा। कुछ कुछ बात क्लियर हो रही है? यस बेटा, कुछ कुछ बात क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक ना, क्योंकि कोशिश पूरी हमारी ये है कि पूरे फॉर्मूले आप तो रटोगे क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने हैं, ठीक ना। उन्हीं को बता के मैं चला जाऊं तो वो सफिशिएंट नहीं है। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट सच फार्मूलाज, तो आपकी इन्हांसिंग टुवर्ड्स द नॉलेज होगी और आप बेटर अप्लाई कर पाओगे और ज़्यादा देर तक याद रहेगा। ठीक, तो अब जल्दी से, क्योंकि हमको लौट के आना पड़ेगा वापस थ्योरेटिकल फॉर्म के ऊपर, तो इसको दो तरीके से देखते हैं। एक इक्वेशन के थ्रू, जो सिंपल इक्वेशन बना के देखते हैं रिग्रेशन लाइन की। तो वो इक्वेशन देख लीजिए आप, दो इक्वेशन बनेगी, दो लाइन पे अगर काम हो रहा है लिख ले फटाफट। सिग्मा वाई इज इक्वल टू कैपिटल एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, ये इक्वेशन 1 बनेगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब तो रिग्रेशन लाइन की आपकी बेसिक इक्वेशन क्या बनने वाली है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये आपको जाननी है। ठीक, तो ये जानने के लिए लीनियर फंक्शन होना चाहिए। और a क्या है, अब मैंने बोला ये लाइन एक दूसरे को काटेंगी, तो a इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन जहां पर ये काट रही है। ठीक, a is the point of intersection which the line cuts from axis of y, जहां पर ये लाइन y एक्सेस पे काट रही है। एंड b is the slope of the line, b अब उस लाइन का स्लोप है। ठीक,
और ये जो बी स्लोप है यही सबसे कारगर चीज है आपके लिए, ठीक है। बी ही तो वो स्लोप है, और जो ये स्लोप होता है यही तो डिस्टेंस और दूरी को बताएगा ना आपके। मान लीजिए किसी लाइन का स्लोप ऐसे है और वो उसको काट के गई, तो ये स्लोप या तो बढ़ रहा होगा नीचे की ओर, तो ये ही तो डिस्टेंस को बताएगा दूसरी लाइन से। और अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पिन रखते हो कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर डिपेंडेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो तो डिस्टेंस, वो स्लोप दो लाइन के बीच का ये स्लोप ही तो डिस्टेंस को बढ़ा रहा है, ठीक। तो सबसे कारगर चीज आपके लिए स्लोप है। लीस्ट स्क्वायर मेथड से आप लाइन डालेंगे तब इन सारी काम को आप आगे करेंगे, और ये वाला फॉर्मूला आपका डायरेक्टली रन कर जाएगा। कब? जब आपको कोई भी मीन नहीं निकालने और कोई भी डिविएशन नहीं निकालना। इसमें देखिए ना कहीं कोई डिविएशन है ना कोई मीन है। यहाँ पे सिग्मा कौन सा वाला है? जस्ट सम टोटल वाला सिग्मा बोला है मैंने, ठीक। इन दो, जब आप इक्वेशन के थ्रू जा रहे हो। दूसरा तरीका क्या है आपके लिए, लिखिए जल्दी से। इस चीज को जानने के लिए दूसरा तरीका क्या है? अनदर फॉर्म ऑफ रिग्रेशन line y on x is y minus y bar is equal to, in the bracket r, standard deviation of y upon standard deviation of x within the bracket x minus x bar, ठीक है। Within the bracket x minus, सर रिपीट कर दीजिएगा। yes कर रहा हूँ। y minus y bar is equal to r, small r, standard deviation of y upon standard deviation of x multiply by x minus x bar। ठीक। अब क्या हुआ इसमें आप इसमें अब इस चीज में अब तो फार्मूला ये लिख लिया ना आप लोगों ने। ये फर्दर आपका फार्मूला बनता है व्हेन द रिग्रेशन लाइन y on x। आगे बढ़ जाइए फर्दर। ओके, 2-3 फार्मूले आपको जल्दी से लिखने हैं, हम लोग के पास अभी टाइम है, फटाफट से लिखिए। अगर आपको रिग्रेशन के कोफिशिएंट जानने हैं ऑन y on x ऑफ लाइन y on x, तो पहला फार्मूला आप फटाक से लिखिए। सिग्मा मीन्स टोटल सिग्मा ऑफ dx dy सिग्मा ऑफ dx dy अपॉन सिग्मा dx स्क्वायर। इसके आगे डाल लीजिए फार्मूला 1। दूसरा लिखिए, ये भी है बी वाई एक्स फार्मूला, मतलब y और x का कैपिटल N सिग्मा dx dy। यहाँ सिग्मा बेटा सम टोटल वाला साइन है, सिग्मा dx dy माइनस विद इन द ब्रैकेट सिग्मा dx एंड विद इन द ब्रैकेट सिग्मा dy डिवाइडेड बाय कैपिटल N सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। और ये जहां जहां मैंने अभी तक dx और dy बोला है, तो ये x और y सबस्क्रिप्ट में आएंगे, मतलब डिविएशन लिखना है केवल आपको, ठीक। मतलब d और सबस्क्रिप्ट x यानी डिविएशन ऑफ x। ओके, तीसरा फार्मूला लिखिए फटाफट बी वाई एक्स के लिए। तीसरा फार्मूला होगा आपका कैपिटल N सिग्मा एक्स वाई माइनस विद इन द ब्रैकेट सिग्मा एक्स एंड विद इन द ब्रैकेट सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई
कैपिटल एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये 3 फार्मूले हो गए आपके लिए। अब कहेंगे आप यार कि जबरदस्ती वाली बात है, एक ही चीज के लिए इतने सारे तरीके के फार्मूले। तो इन 3 के लिए आप लिख लीजिए दिस इज बेटर एडवाइज्ड टू द रिसर्चर्स, बेटर एडवाइज्ड कि अगर आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप मीन जरूर निकालिए, मतलब एक्स बार और एक्स वाई सॉरी एक्स बार और वाई बार जरूर निकालिए दोनों सीरीज का। तो जब आप दोनों सीरीज का एक्स बार और वाई बार निकालो तो आप देखोगे यार कि कौन सा फार्मूला सबसे आसानी से और अच्छे से लगने वाला है, आपका फार्मूला नंबर 1। और ये आपको कब लगाना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात, व्हेन बोथ द मीन्स आर इंटीगर। तो जो दोनों मीन आपने प्राप्त किए हैं ये वैल्यू अगर इंटीगर वैल्यू है, इंटीगर नंबर है, देन द फार्मूला 1 शुड बी रन। इसको तब आपको लगाना चाहिए, ये सबसे अच्छे रिजल्ट देगा। जो अभी मैंने 3 फार्मूले आपको लिखा है उसमें पहला फार्मूला आपका तब सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा देन व्हेन द मीन वैल्यूज ऑफ द एक्स एंड वाई आर इंटीगर। इफ both the mean values are not integer and the decimal values, अब आपने जो मीन निकाले एक्स और वाई के, तो ये क्या है, ये इंटीगर वैल्यू नहीं है, डेसिमल्स में आ गए। तो अगर ये डेसिमल्स में आ गए हैं तो फार्मूला नंबर 2 अप्लाई कर दीजिए। इफ द वैल्यूज ऑफ डेटा इज वेरी स्मॉल देन द फार्मूला 3 अप्लाई करिए आप। पहले के 2 फार्मूले मीन के साथ जुड़े हुए हैं, जब मीन के साथ जुड़े हुए हैं तो आप वहां पे देखिए हर जगह डी आ रहा है, मतलब डिविएशन। तीसरा फार्मूला आपका मीन के साथ नहीं जुड़ा, वो बोलता है कि अगर वैल्यू बहुत स्मॉल है तो आप इसको लगा दीजिए। तो इसमें देखिए कहीं से मीन वैल्यूज या डिविएशन आता ही नहीं है, डायरेक्टली एक्स और वाई एक्स और वाई एक्स और वाई आके आपका काम चला देते हैं। इज इट ओके? कुछ बात समझ आई है? यस सर। तो ये आपके लिए 3 तरीके के फार्मूले बनते हैं इसमें। और बाकी एक वो मैंने आपको बता दिया कि इक्वेशन के थ्रू कैसे सॉल्व होता है। अब हमारी जो क्लास जो है अब अगली दफ़ा होनी है, ओके। तो एक काम आप नोट करिए, और पूरे हफ्ते का काम है, और ये आपको झक मार के करना ही पड़ जाएगा क्योंकि इसका मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। आपको मल्टीपल रिग्रेशन कैसे निकलता है ये खुद इक्वेशन में ढूंढना पड़ेगा, इक्वेशन से सॉल्व करिएगा उसको। जो ये इक्वेशन पहले बोली ना n1 n2, ये तो 2 वेरिएबल तक काम करेगी, तीसरा वेरिएबल होगा तो एक इक्वेशन और बढ़ जाएगी। उस ढंग से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा अगर मल्टीपल रिग्रेशन का क्वेश्चन मैंने डाला तो। ठीक, तो मल्टीपल रिग्रेशन कैसे होता है ये आपको देखना ही देखना है, पता रहना चाहिए यार, क्योंकि पीजी मतलब इंटरव्यू में कोई कुछ आपसे बोल ना पाए, आप ही बोलें वो सुने, वही इंटरव्यू सक्सेसफुल है। वो तभी बोल पाएंगे जब अंदर से आप रुक नहीं पाएंगे। अंदर से आप कब रुक नहीं पाएंगे, जब पूरे भरे होंगे। पूरे भरने के लिए पढ़ाई करनी ही चाहिए बेटा, वो जमाना कंपटीशन का है अब हम लोगों का, और आप लोग एचआर और हर चीज़ पढ़ रहे होंगे। प्रोसेस कौन सा अप्लाई हो रहा है आजकल जॉब के लिए? सिलेक्शन? बिल्कुल नहीं। किसी से भी बोल दीजिए मैंने कहा सिलेक्शन प्रोसेस ही नहीं है, अब प्रोसेस क्या है? रिजेक्शन। यार जब एक पोस्ट के लिए 10,000 लोग अप्लाई करेंगे तो कौन बेहतर है ये हम ही ढूंढ पाएंगे। हम ये देखेंगे किन किन पॉइंट पे किसको बाहर कर सकते हैं, तो जो बचा रह जाए वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या हुआ? रिजेक्शन। तभी तो हम बोलते हैं यार ये इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मीन्स अ बैरियर, इससे नीचे जो हो हटो, अप्लाई मत करो। फिर इसके बाद ये एडिशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मीन्स अ बैरियर। हर जगह रिजेक्शन हो रहा है। फिर इंटरव्यू के लेवल है, इनको इस पे हटा दो, इनको इस पे हटा दो, हटाने पे पूरा जोर है। और हटाने का मतलब कोई एक ऐसा बिंदु जहां पे आपको कमजोर पा जाए। एंड इफ यू आर द जॉब सीकर्स तो फिर आपको मजबूत तो बनना ही बेटा पड़ेगा। ठीक, तो चलिए जल्दी से इनको आप सारे लोग देख लीजिएगा। और एक मेथड इसमें और होता है, वो मेथड भी आप लोग देख के आएंगे, और बल्कि मैं उसके क्वेश्चन ही डालूंगा, उस मेथड से करने की कोशिश करिएगा।
तो कोरिलेशन और रिग्रेशन का क्वेश्चन आपके लिए आने ही वाला है, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। और फर्दर जो आगे की हमारी क्लास में होगा उसको भी बेटा पढ़ के आना, तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा और अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि नई बातें होंगी। तो इसमें ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज और हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग, इसकी बातचीत होगी आगे के हमारे नेक्स्ट वीक में। So if there is any query remaining towards today's class, now it is your time to raise it, or anything you have to say, then you are free to say it. Yes बेटा, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? No. ठीक है? नो सर। ओके, तो अच्छे से भैया इसको सब लोग आप लोग देख लेना, ठीक है ना? Yes, sir, हालांकि yes. आपका पढ़ा हुआ है तो वो आपको और मदद करेगा। ओके, देन वेरी नाइस मीटिंग, थैंक यू वेरी मच। Thank कल you. मुलाकात Okay, होती thank है नेक्स्ट वीक में। Thank you, sir. हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.